देवियों और सज्जनों, हम हमारे खास मेहमान स्वामी रामदेव जी महाराज का इस सम्मेलन में स्वागत करना चाहते हैं। कृपया करतोलियों से उनका अभिनंदन करें। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ स्वामी जी से अनुरोध करूंगी कि वे हमें संबोधित करें। सभी को प्रणाम। राम राम साहब, आज बहुत पवित्र दिन है। बहुत बड़ी बड़ी मीट हमने देखी है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट होती है पूरी दुनिया में। आज आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए प्रयास हो रहे हैं। किसानों की समृद्धि बढ़ाने के लिए जो प्रयास और पुरुषार्थ वसुंधरा राजे जी कर रहे हैं, एक बार सबके ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा प्रयास, बहुत बड़ा पुरुषार्थ कि स्वदेश का अन्नदाता किसान वो जब समृद्ध होगा तब भारत में समग्र समृद्धि, स्थायी समृद्धि, विकेंद्रित समृद्धि, इंक्लूसिव, सस्टेनेबल एंड डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी का रास्ता खेत खलिहान से, किसान से होकर के आता है। और जब हिंदुस्तान का किसान उन्नत होगा तो समृद्ध राजस्थान होगा और समृद्ध हिंदुस्तान होगा। इसलिए औद्योगिक विकास का एक बहुत बड़ा प्रयास पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान गांव का देश है, किसान का देश है। और राजस्थान की मिट्टी में तो शौर्य है, पराक्रम है, समृद्धि है, स्वाभिमान है, प्रेम है। यहां भक्ति का आदर्श मीरा है तो शौर्य और पराक्रम के महानायक महाराणा प्रताप भी है। और उसी शौर्य की, उसी पराक्रम की और समृद्धि की अवतार हैं हमारी वसुंधरा जी। मैं तो जब अपने कार्यक्रमों में पूरे देश भर में योग का आंदोलन, फिर भारत स्वाभिमान का आंदोलन चलाया करता था, तब एक गीत गाया करता था। तब लोग सोचते थे कि शायद बाबा रामदेव जो है वो वसुंधरा की गीत गा रहा है। मेरे एक भजन हुआ करता था, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। और जब ये मैं भजन गाता था तो लोग झूमने लगते थे। मैं आज इतना ही कह रहा हूं कि जो वसुंधरा जी ने यहां से आवाज दी है कि किसानों की समृद्धि बढ़े, उसके लिए अभी महामहिम राज्यपाल जी मुझसे कह रहे थे, बहुत पुराना प्रेम है हमारा उनसे, कि स्वामी जी आप पूरा बोलो। अब मेरे पास बोलने के लिए तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ सारभूत बातें यहां से बोलना चाहता हूं। यहां पर हमारे आईटीसी के मित्र भी हैं, हो सकता है कुछ एमएनसीज को भी बुलाया वो हो, वैसे आईटीसी तो हमारी हिंदुस्तानी है। फूड के सेक्टर में हम बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा सामर्थ्य, बहुत बड़ी समृद्धि, बहुत बड़ा भविष्य यहां राजस्थान में देखते हैं। ठीक है, आटा, गेहूं, चावल, दाल, मसाले, इनमें भी वैल्यू एडिशन होना चाहिए और उसका लाभ किसान को भी मिलना चाहिए। तो मैं 5-7 बातें यहां से कहना चाहता हूं। आप लोग जितनी दालें उगा सकते हैं और अधिक मात्रा में उगाइए। यहां जोधपुर में मूंग की दाल जितनी अच्छी होती है उतनी हिंदुस्तान में कहीं दूसरी जगह पर नहीं होती है। उसको खूब बढ़ाओ और उस मूंग की दाल का अच्छा मूल्य मिले। लोग खाने में क्या क्या आड़ कबाड़ खाते हैं, अरे अच्छी दालें खाएं, अच्छा अनाज खाएं। बाजरा बहुत कम लोग खाते हैं, अभी राजस्थान में, कुछ हरियाणा में, कुछ गुजरात में खाते हैं। हमने सोचा है
कि बाजरे के भी एक दिक्कत आती है, इसमें थोड़ा आटा पुराना होने पर थोड़ा कड़वा हो जाता है, उसके भी अब तकनीकी के द्वारा उसको भी कम किया जा रहा है। राजस्थान का बाजरा हम पूरे हिंदुस्तान को खिलाएंगे, ये भी हम काम करके दिखाएंगे। ये बहुत बड़ा सबसे ताकतवर अनाज है साहब बाजरा। बाजरे की रोटी खा लो और थोड़ी छाछ पी लो, फिर कुछ खाने की जरूरत ही नहीं है। इसमें फुल आयरन होता है, इसके अंदर एनर्जी पूरी होती है, इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे होते हैं। बाजरे से लेकर के यहाँ की और जितनी भी फसलें होती हैं उनमें तो पतंजलि काम करेगा ही करेगा। जिस जमीन पर कुछ नहीं होता है उस पर आप एलोवेरा बो लीजिए। हमारे भाई अनिल जैन जी बोल रहे थे, जैन एरिकेशन वालों ने हिंदुस्तान की खेती को उन्नत बनाने के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया, एक बार उनका भी अभिनंदन होना चाहिए। बहुत बड़ा प्रयास किया। ये कोई बात किसी औद्योगिक क्षेत्र में काम कर रहे किसी कॉर्पोरेट को प्रोत्साहन देने की नहीं, उनकी सोच बहुत बड़ी है और बड़ा अच्छा काम किया है। और इजराइल वालों ने अभी बोला कि वो हमारे इस कृषि के क्षेत्र में हम सफर हैं, इन दोनों से हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। मैं कह रहा था, भाई बात कर रहे थे अनिल जैन जी की, एक किसान 10-20 हजार से आगे बढ़कर के अपने खेत में 1 लाख रुपए से लेकर के, दूसरे भी एक मित्र बोल रहे थे हमारे कि 5 लाख रुपए तक की उपज कैसे करें। जिस जमीन में कुछ नहीं होता आप उसमें एलोवेरा बो लीजिए, 1 लाख से लेकर के 1.5 लाख रुपए आपके 1 एकड़ में जो एलोवेरा होता है उसको हम खरीदेंगे पतंजलि की ओर से। चाहे आप 10,000 एकड़ में बो लीजिए, चाहे आप 20,000 एकड़ में बो लीजिए, कुछ लोग शुरुआत कीजिए। हम अकेले एलोवेरा के माध्यम से, आंवला, तुलसी आदि के माध्यम से, ये छोटी छोटी चीजें हैं। आंवला राजस्थान में यही जयपुर के साथ से शुरू होकर के और बहुत बड़ी तादाद में आंवला पैदा होता है। आप आंवला और बोइए, जिस ये कम पानी में पैदा होने वाला है। आंवला है, एलोवेरा है, गिलोय है, तुलसी है और नागौरी, अश्वगंधा शक्ति के लिए, आज ताकत के लिए पता नहीं क्या क्या लोग केमिकल्स खाते हैं और उससे अपने सेहत के साथ, जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। अश्वगंधा से बड़ी कोई ताकत की औषधि नहीं हो सकती। चीन ने अपनी चाइनीज मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए पूरी दुनिया में बहुत प्रयास किया और अलग अलग प्रकार की उन्होंने इसके लिए स्ट्रेटेजी अपनाई। आप लोग राजस्थान में जितनी अश्वगंधा पैदा कर सकते हैं, सैकड़ों नहीं हजारों टन, वो हम खरीदेंगे। आप हजारों नहीं, मैं तो कहता हूं लाखों टन आंवला, लाखों टन एलोवेरा, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा आदि जड़ी बूटियों के माध्यम से ही हर साल 5 से 10 हजार करोड़ रुपए की उपज हम पतंजलि की ओर से खरीदने के लिए तैयार हैं। आप बोर हम लेंगे। और बंजर जमीन में आप 1 लाख रुपए से लेकर के 1.5-2 लाख रुपए पैदा कर सकते हैं, जिसमें आपकी कोई खेती नहीं होती। ये तो मैंने बंजर जमीन की बात की। बाकी यहां स्पाइसेस बहुत हो रहे हैं। अभी पिछले दिनों एक भारत में मसालों का जो बाजार है उसमें मीटिंग हो रही थी, बोले अभी बाबा जी मसालों में नहीं आए हैं। तो आज हम ये भी आपको बता देते हैं, अगले साल पतंजलि मसालों में भी बड़े रूप में आने वाला है। तो हमारे जो मसाले में काम करने वाले लोग हैं, शायद उनका तड़का खराब हो जाए कि ये बाबा जी मसाले में आ गए, पतंजलि मसाले में आ गए तो क्या होगा। मसाले में आ गए तो यहाँ जो हमारे किसान धनिया पैदा करते हैं, मिर्ची पैदा करते हैं, साउथ में मिर्ची पैदा होती है, कुछ आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक और तमिलनाडु में उधर बहुत तीखी होती है, इधर थोड़ी कम तीखी होती है। तो दोनों का ब्लेंड करके और एक अच्छी क्वालिटी मिर्च की तैयार हो जाती है। मिर्च से लेकर के, धनिया से लेकर के, जीरा से लेकर के और भी बहुत तरह की कई प्रकार की यहाँ पर ये जो स्पाइसेस हैं वो पैदा हो रहे हैं। कुछ साउथ से आते हैं स्पाइसेस, कुछ यहाँ होते हैं। तो यहाँ के जितने भी स्पाइसेस हैं, अभी तो हमने सोचा नहीं था। अभी तो हमारी बहन, मैं इनको बहुत प्रेम करता हूँ, इन्होंने मुझे ऐसे ही फ़ोन करके बोला आपको आना पड़ेगा। तो मैं अभी बिना तैयारी के आया हूँ, लेकिन यदि बहन जी बोलेंगे, वसुंधरा जी बोलेंगे, तो हम पतंजलि का एक बहुत बड़ा मेगा फूड पार्क आपके राजस्थान में लगा दें। आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये विदेशी कंपनियां तो हमारी मदद करने वाली है नहीं, वो तो अलग तरह की दुआएं मांगते हैं, बाबा कब खिसकेगा यहाँ से।
लेकिन हम ऐसे सस्ते में खिसकने वाले नहीं हैं। कम से कम 100 साल जीने वाले और हिंदुस्तान को परम वैभवशाली बनाने के लिए यहां पर धरती पर आए कि लाखों लोगों को रोजगार मिले। हमारा भारत जो कभी दुनिया का सबसे समृद्धशाली देश था, वो पुनः अपने उस गौरव को प्राप्त करे। और उसके लिए किसान के लिए जो हम कर सकते हैं, मैंने आपको ये तो थोड़ा मसालों के बारे में बताया, थोड़ा आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, अश्वगंधा और तमाम जड़ी बूटियों के बारे में बताया। खूब बोइए, कोई कमी नहीं। अभी तक हमने यहाँ यूनिट नहीं लगाया था, हमने कहा वो भी लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, पैदावार बढ़ाने के लिए आप अपने स्तर पर भी प्रयास कीजिए, या 2-4 जगह हम भी आपको प्रशिक्षण के लिए केंद्र खोल सकते हैं। हमने ये ठीक है कि कुछ इलाकों में यूरिया, डीएपी आदि डालने से कुछ थोड़ा बहुत आंशिक रूप से उपज बढ़ी, लेकिन हमने कुछ ऐसे प्रयोग किए हैं पिछले 10 सालों में कि 1 एकड़ जमीन में 2.5 लाख रुपए से लेकर के 5 लाख रुपए मात्र गोबर, गोमूत्र आदि से खेती करके हमने प्रैक्टिकल करके दिखाया। तो 2-4 जगह ऐसे यहां का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम वहां पर उनको जो हमारे पास में एक्सपर्टीज है हम उपलब्ध कराएंगे। और खाली सिखाएंगे ही नहीं, जो भी ऑर्गेनिक अनाज पैदा करेंगे उसके खरीदने की गारंटी भी पतंजलि लेगा। बहुत सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर वर्षात बहुत कम होती है, वहां पर तो गोबर गोमूत्र से ही ज्यादा खेती अच्छी हो सकती है, क्योंकि यूरिया, डीएपी आदि डालने से तो और ज्यादा गर्मी पैदा हो जाती मिट्टी में और फसलें जल तक जाती है। तो अलग अलग प्रयोग करने पड़ेंगे। उन अलग अलग प्रयोगों में आप साथ निभाइए, हम आपका साथ देने के लिए तैयार है। दूध में इधर कुछ क्षेत्र तो ऐसा अभी भी जहां पर गाय बहुत बड़ी तादाद में है। मैं गाय के लिए एक बात कहता हूं, वैसे मैंने 4-5 मुख्यमंत्रियों से कहा है, मेरी बात तो बहुत अच्छे से सुनते हैं लेकिन पता नहीं मेरा साथ नहीं देते, लेकिन मुझे लगता है वसुंधरा जी मेरा जरूर साथ देंगे। तो यदि आप इस मामले में हमारा साथ दें तो हम, देखो भैंस से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन गाय से हमारा प्रेम जरूर है। तो गाय के ऊपर यदि कुछ बड़ा काम करना हो तो हम 25-50 लीटर दूध देने वाली देसी गाय अगले साल से ही आपको दिलाना शुरू कर सकते हैं और 4-5 लाख बछड़ी आपको हर साल दे सकते हैं यहीं। और उसको आप थोड़ी सी मदद कीजिए, हम इस काम को कर देंगे। थोड़ा सा सहयोग चाहिए हमको, ज्यादा सहयोग नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। हम तो बाबा जी आदमी हैं, बैंक अकाउंट खोला ही नहीं है और 500-1000 रुपए के नोट अपने पास तो थे ही नहीं, मोदी जी ने बंद करके बहुत अच्छा काम। यहां तो जेब ही नहीं है। मोदी जी पूरी दुनिया में घूमे साहब एफडीआई के लिए, मुझे नहीं पता कितना पैसा आया, लेकिन रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है, आरबीआई की रिपोर्ट है, 28 अक्टूबर 2016 तक भारत ने 17 लाख करोड़ रुपए, 17.77 लाख करोड़ रुपए छापे। उसमें से 86% 31 मार्च की, ये भी आरबीआई की रिपोर्ट है, वो 500,000 रुपए के डोमिनेशन के नोट थे। अर्थात हमारी जो मनी इन सर्कुलेशन, जो हमारी इस देश की अर्थव्यवस्था है, उसके अंदर 15 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट है। मोदी जी एफडीआई आयो या ना आयो, ये जरूर आ जाएगी। 15 लाख करोड़ रुपए 500 और 1000 रुपए के नोट हैं। अब ये तो भाई मालिक ही जाने कि कौन कैसे जमा कराएगो बैंक में, ये तो थम जानो। ये भी काम बहुत बड़ा हो गया। आजाद हिंदुस्तान में पहला प्रधानमंत्री आया जिसने साहसपूर्ण निर्णय करके दिखाया, उनको बहुत बहुत अभिनंदन। इसका बहुत बड़ा दूरगामी प्रभाव होगा। आतंकवाद की फंडिंग रुकेगी, नक्सलवाद का स्रोत सूखेगा, काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए मोदी जी ने जो कार्य किया, पूरे देश की ओर से उनका अभिनंदन है। यह कार्य होना चाहिए। अब इसमें कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, क्योंकि अभी यूपी में भी चुनाव नजदीक है और भी कहीं कहीं कुछ लोग नोट के बदले वोट खरीदे। कुछ लोग नोट के बदले वोट खरीदते थे, कुछ दारू की पेटी पेलते थे। अब ये सारा सौदा बंद हो जाएगा
आर्थिक शुचिता का उत्सव मनाने की जो बात प्रधानमंत्री जी ने कही, 10 साल से हम पूरे देश में रुक्का पाड़ रहे थे, भाई ये कम बंद कर दो। मैं जब प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तब उनसे भी मिला, मैंने कहा ये आर्थिक आज़ादी, आर्थिक स्वाधीनता वाला काम है, क्योंकि जो करेंसी नोट के रूप में होती है उसको आप, वो ट्रेसेबल नहीं होती है, आप ये नहीं पता लगा सकते कि कहाँ किसके पास कहाँ से चला गया। 15 लाख करोड़ रुपए जब मनी इन सर्कुलेशन, जब ये पैसा बाजार में होता है एक से दूसरे हाथ में जाता है, इसको मनी इन सर्कुलेशन कहते हैं इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में, तो वो करीब करीब 50 से 100 गुना बढ़ जाता है। माने 100 से 150 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था अनअकाउंटेड वो इसी पैसे से चलती थी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय लिया और इससे आतंकवाद का खात्मा होगा, नक्सलवादियों की सपोर्ट बंद होगी, जो अनैतिक और आपराधिक आर्थिक गतिविधियां चल रही थी उन पर अंकुश लगेगा, और इतना ही नहीं, जो एक अदृश्य रहस्यपूर्ण अर्थव्यवस्था इस देश में चल रही थी उसका खात्मा होगा। मैं बात इतनी कर रहा था, जो है ये अब चेंज ही नहीं, रिवोल्यूशन ही नहीं, ये पूरे देश के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए काम चल रहा है। राजस्थान से लेकर के पूरे हिंदुस्तान का अब एक नया सौभाग्य का उदय हो रहा है। इस दिशा में अब अपने को आगे बढ़ना है हर क्षेत्र में। मैं अपनी बात को यूं आगे बढ़ा रहा था कि ये गाय का देश है, ये वीरों का देश है, भक्ति का देश है, और इस प्रदेश में गाय के लिए मैंने बात कही कि ऐसी गायें 25-50 किलो, हमारे गिर नस्ल की गाय वो ब्राजील में 50-60 किलो दूध दे रही है, यहां क्यों नहीं हो सकता? तो हम 3 काम कर सकते हैं यहां राजस्थान में। अभी इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमारे मन में 3-4 प्रदेश, एक हरियाणा, एक गुजरात, एक मध्य प्रदेश। अभी चंद्रबाबू नायडू जी भी बहुत प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने करीब हमको 1000 एकड़ जमीन ऑफर की है कि आप यहाँ गाय का काम शुरू करो। उधर उत्तर प्रदेश वालों ने वो ऑफर की, लेकिन क्योंकि गाय का संबंध राजस्थान से और गुजरात से बहुत पुराना है, और यहाँ की थार पारकर से लेकर के यहाँ के राजस्थान के अलग अलग नस्लों से लेकर के इधर हमारे राठी, साहिवाल, गिर और ये सब जो एरिया है पूरा ऐसा ही है। आप वसुंधरा जी थोड़ी सी मदद करें तो एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन से लेकर के, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन माने जो 50-60 किलो दूध देने वाली गाय और उनके जो बछड़े, उनके भ्रूण लेकर के गाय के गर्भ में उनका प्रत्यारोपण करना है, और पहले ही ब्यात में वो जो बछड़ी पैदा होगी वो 50-60 किलो दूध देगी। आप प्रयास करें तो हम 2 साल के अंदर 50 किलो दूध देने वाली गाय यही राजस्थान में पैदा कर देंगे, और इन किसानों के जीवन में समृद्धि का एक नया सफर शुरू हो जाएगा। ये काम हो सकता है और बहुत बड़ा काम होगा। एक किसान जब उसके घर में दूध घी की धार बहेंगी तो कितना बड़ा सौभाग्य का उदय होगा। बहुत बड़ा काम है एम्ब्रियो ट्रांसप्लांटेशन, और उसमें सीमेन सिलेक्शन। आज यहां देखते हैं कि नंदियों की क्या हालत है, बछड़ों की ज्यादा उपयोगिता आज रही नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता नहीं है, खेतों में जो है वो ऑटोमोबाइल पर ज्यादा चले गए, यांत्रिक खेती पर चले गए। 99% केवल बछड़ियां ही पैदा हो, इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई है, और उस टेक्नोलॉजी के लिए हमने पूरी दुनिया के जो अलग अलग देश हैं उनके साथ में समझौता भी कर लिया कि खाली बछड़ियां ही पैदा हो 99%। अगली बात, जो अपनी इतनी उन्नत नस्ल की गायें अभी भी यहां पर हैं उनको बचाना और उनको आगे बढ़ाना, ये थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो हम इस राजस्थान में जो है दूध के क्षेत्र में बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर एक पहले से भी दूध का काफ़ी काम हो रहा है। यदि अभी हमने अगला कार्य ये भी सोचा है कि पतंजलि को हम घी का, तो हमने गाय के घी की ब्रांडिंग तो देश में सबसे बड़ी, पहले लोग सफ़ेद घी खाने के अभ्यासी हो गए थे। पहली बार हिंदुस्तान में गाय के, और वो भी गाय के देसी घी की ब्रांडिंग पतंजलि ने पिछली बार की। अभी अगले साल से पतंजलि दूध के क्षेत्र में भी कदम रखने वाला, और राजस्थान में जितनी भी गाय का दूध होता है उसको खरीदने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, और आपको अच्छे रेट में, भैंस से भी ज्यादा पैसे देंगे। लोग गाय का दूध इसलिए नहीं बोले, इसका तो भैंस से कम पैसा मिलता है फैट के आधार पर, फैट के आधार पर नहीं। गाय का दूध जो है वो दूध नहीं हुआ तो वो अमृत होता है, इसलिए फैट के आधार पर नहीं, गाय के दूध के आधार पर उसका पैसा देंगे। ये काम हम कर सकते हैं यहाँ पर।
योग तो आप लोग भी किया करो। हाँ, और इसमें जो है किसान ज़्यादातर थोड़े पीछे बैठे हैं, सामने वालों के पेट भी थोड़े ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैसे वसुंधरा जी तो बड़ी स्मार्ट दिखती है पहले से ही। आप लोग थोड़ा सा योग भी किया करो। मेरे से बोलते बाबा जी पतंजलि का सक्सेस का हेतु क्या है? मैंने कहा सुबह सुबह योग करो, दिन भर कर्म योग करो। जो योग और कर्मयोग करता है, उद्योग तो उसका बायो प्रोडक्ट है। पहले योग, दिन भर कर्मयोग, और बाद में देखो उद्योग तो अपने आप ही आगे बढ़ जाएगा। तो सुबह सुबह आप क्या करना, सुबह सुबह आप लोग जो है थोड़ा सा, अब बाबा जी आए और थोड़ा योग ना सिखाए तो फिर बात बनती नहीं है। तो सुबह सुबह ये रोज करती हैं, ये इनके स्मार्टनेस का कारण है। अब आप क्या बोलेंगे? अब मैंने आपको, आप खुद ही योगी हैं। सुन लो मोटे मोटे सेठियों, जितना होगा पेट मोटा उतना होगा भीतर से खोटा। ये क्या करो, बहुत जोरदार काम है, बीमारी होगी नहीं। करीब 10 लाख करोड़ रुपए के तो दवाई खा जाते हैं और 5-10 लाख करोड़ रुपए के लोग दारू पी जाते हैं। वैसे राजस्थान वाले कम पीते होंगे। ये बहुत जरूरी है, न दवा न दारू, कुछ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये क्या करो और थोड़ा सा अभ्यास हो जाए तो फिर अंदर भी खींच लो। और अब कंट्रोल आ जाए तो फिर पूरा घुमा दो। थम घुमाओगे तो थारो पीछे घूमने लगेगा। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, सुबह उठ करके थोड़ा योग करो। मैं इतनी सी बात कहता हूं, मैं एक अनपढ़ माँ बाप के घर में किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, सरकारी स्कूल में पढ़ा हूं, लेकिन दिल में एक हौसला था कुछ देश के लिए करना है। और इसीलिए जिस तरह से हमने पतंजलि को आगे बढ़ाया है, हम राजस्थान के किसान को भी वैसे आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी इस साल पतंजलि का 5,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर था। अभी मार्च तक 10,000 करोड़ का हमने लक्ष्य रखा है और आने वाले 5 सालों में पतंजलि को हम करीब 1 लाख करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इसमें राजस्थान की भी एक बहुत बड़ी भूमिका हम देखना चाहते हैं। मात्र लक्ष्य पतंजलि का नहीं है, पतंजलि का तो लक्ष्य हमने बनाया है कि राजस्थान की समृद्धि, हिंदुस्तान की समृद्धि, आप सबकी समृद्धि। इसमें हम साथ में मिलकर के आगे बढ़े, छोटा सोचना बंद करें, बड़ा सोचें और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करें तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं अंत में ये आत्मनिवेदन करता हुआ कि यहाँ जो किसान बैठे हैं वो ये ना सोचें कि यहाँ जो ऊपर कुछ हमारे औद्योगिक क्षेत्र के लोग आए हुए हैं, ये कोई बहुत बड़े आदमी है। ये भी आपकी तरह ही एक माँ की कोख से पैदा हुए और भगवान ने सबको समान ज्ञान, शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य देकर के भेजा है। यहाँ मंच के ऊपर हमारे बड़े बड़े नेता महानुभाव भी हैं और अलग अलग डिग्निटरीज हैं। मैं एक बार तहे दिल से, इन्होंने अपने जीवन में पुरुषार्थ करके जो ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, इसके लिए इनका अभिनंदन करता हूं। और आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने जो यहाँ पुरुषार्थ किया है और एक बहुत बड़ा प्रयास किया, राजस्थान में पहली बार इतना बड़ा ये किसानों का महासम्मेलन किया है, इसके लिए मैं एक बार पुनः इनका सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। इनका यह प्रयास रंग लाएगा, आपका संकल्प जरूर पूरा होगा। और आदरणीय महामहिम कल्याण सिंह जी, उनका वो तो पैदा हुए सबका कल्याण करने के लिए एक पिछड़े वर्ग से आते हैं और हिंदुस्तान में आज पिछड़ों की राजनीति की बात होती है। पिछड़ों की राजनीति की सबसे बड़ी अगुवाई किसी ने की तो वो हमारे कल्याण सिंह जी हैं। इनको एक बार अभिनंदन है कि उन्होंने एक राजनीतिक सुचिता का और एक आम आदमी क्या कितनी ऊंचाइयां जीवन में प्राप्त कर सकता है उसका एक इतिहास घड़ा। आप सबको मेरा बहुत बहुत अभिनंदन, सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं थोड़ा भाग दौड़ में आया था तो आज थोड़ी माफ़ी करना। आप सबको मेरा पुनः नमस्ते, सबको राम राम। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके एक बार भारत माता की तो जय बोलनी पड़ेगी। बोले भारत माता की,
भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। मेरे प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद के साथ साथ राम राम कहना चाहूँगी कि आप लोग सबने चल के आके ये 3 दिन का जो कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई है उसमें संख्या में आके भागीदार बने, और मुझे विश्वास है कि आप इसमें घूमेंगे, इससे सीखेंगे, जब वापस जाएंगे तो खुद ही अपने खेतों के लिए नहीं परंतु दूसरों को भी प्रेरणा देने का काम करेंगे। मुझे आज बताते हुए आपको बहुत खुशी है कि पहली बार राज्य के किसानों के हित में उनको सबसे ऊपर रखते हुए इतने बड़े स्तर पे आयोजन किया है। और मैं ये अपने किसानों के सामने नतमस्तक होना चाहती हूँ। ये बाबा जी बिल्कुल सही थे कहते हुए, और रूपाला जी ने भी ये बात कही। हम चाहते हैं कि हमारा किसान सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो। कैसे हम और हमारे किसान बदलते फसल चक्र, कम पानी में जो पैदावार करना है, ऐसे फसलों को आगे बढ़ाना और खेती में उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, वो नई तकनीक, उसके बारे में यहाँ लोगों से मुलाकात करने का उनको मौका मिलेगा। ऐसे लोग जिन्होंने दुनिया के अंदर इस चीज़ को पाया है और दुनिया के अंदर अपने आप को नहीं, लोग इनका लोहा मानते हैं। ऐसे लोग आपके बीच में बैठेंगे। आज कॉन्फ्रेंसेस होंगी, छोटी छोटी जाजम बैठक्स होंगी, इसके अंदर आप इनसे प्रश्न करेंगे और ये आपको जवाब देंगे। इसी में मैं चाह रही हूँ कि सीख है, यही ध्यान रखना होगा कि पानी और जमीन हमारी सीमित है और हम तभी अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं जब संसाधनों को हम समझें और उसका सही तरीके से उपयोग करें। आज ये कॉन्फ्रेंस उसको ध्यान में रखते हुए हम कर रहे हैं। इसमें 2-4 चीज़ें हैं, जरूरी चीज़ें जिसके बारे में आप सुनोगे। एक तो शेल्फ लाइफ किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, माने फल और सब्जी का जो पैदावार है वो बढ़े और उसको ज़्यादा समय तक किस तरीके से हम रखें। ये मैं जब इजराइल गई थी तो इजराइल के एम्बेसडर यहाँ बैठे हुए हैं, तो इजराइल में उन्होंने हमें बताया कि जिस चीज़ को आप 2 दिन तक रख सकते हैं उस चीज़ को वो 10 दिन तक रख सकते हैं। तो नेचुरली उनकी पैदावार को मार्केट तक पहुंचाने का काम उन्होंने ऐसा किया है कि दूर से दूर मार्केट तक वो पहुंचा सकते हैं और अच्छे से अच्छे दाम उनको मिल जाएंगे। देवियों और सज्जनों, अब मैं महामहिम राजस्थान के माननीय गवर्नर श्री कल्याण सिंह जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें संबोधित करें। केवल 2-3 पॉइंट में रखना चाहता हूँ विचार के लिए। सबसे पहला प्रश्न है कि सब मिलकर के इस बात की खोज करें कि जो देश के किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुना करने की घोषणा की गई है, इसको क्रियान्वित रूप कैसे दिया जाए। ज़मीन तो वही है और कृषि भूमि हर वर्ष कुछ घटेगी। कुछ सड़कें बनेंगी, कुछ कैनाल्स बनेंगे, कुछ और निर्माण के काम होंगे, तो ज़मीन तो जाएगी। ज़मीन कोई रबर की तो तरह से है नहीं जो खींचोगे तो बढ़ चली जाएगी। ज़मीन उतनी ही है और आबादी रोज़ बढ़ रही है, आबादी भी बढ़ेगी। तो ऐसा कोई उपाय योजना निकालनी चाहिए कि बढ़ती हुई आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी जो कृषि भूमि कम होती चली जा रही है, हम उस समस्या का समाधान कैसे करें। इसी सोच के साथ साथ एक बिंदु में और कहना चाहता हूं जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर वो हम कर पाए, सरकार या सरकारें अगर उस ओर को ध्यान दे सके तो समस्या का समाधान असंभव नहीं है। हिंदुस्तान में आज भी 70-72% जनसंख्या का भार केवल कृषि पर है। जैसे जैसे जनसंख्या का भार कृषि से हटेगा और कृषि पर लगे हुए हाथों को वैकल्पिक रोजगार मिलेगा तो एक तो पलायन रुक जाएगा, गांव की ओर शहर को बढ़ा रहा है, वहाँ की अलग समस्या खड़ी हो रही है। तो गांव से शहरों की ओर का पलायन भी घटेगा और उसी के साथ साथ फिर गांव में वैकल्पिक रोजगार की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। इसलिए कोशिश की जाए
और समझाने के लिए बाकायदा जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए, हरी खाद को प्रोत्साहन दिया जाए, और ये भी किसान की आमदनी को बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगी चीज़ें। इन शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।